जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियो हमने 50 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट किया था। आज फिर से इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे और इस तरह हमारा 100 ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम सीधे सीधे टकराएगा और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और अब अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट में पहले मतलब लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था। यानी कि जो हमारा चैप्टर है ओ सदानीरा, उसके अनुसार गांधी जी ने आश्रम की विद्यालय था वो कहाँ स्थापित किया था। तो आप सब जानते हैं कि वो भारवा मधुबन भितिरावा में स्थापित हुआ था। ये पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली, सासाराम, ये सब गलत है। गांधी जी ने मधुबन भितिरावा में स्थापित किया था। जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पीछे पूछा हुआ क्वेश्चन वही है और बिहार बोर्ड का नियम ही है पूछे हुए क्वेश्चन को फिर से पूछना। अगला ऑब्जेक्टिव है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है। यानी कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो अब सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, मोहन राकेश। अगला देखिए, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि सिपाही की माँ में माँ का क्या नाम है, कुंती, मुन्नी, बिस्नी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सिपाही की माँ का नाम है वो सिपाही का नाम है, माँ का नाम है बिस्नी। आगे देखिए, मोहन राकेश रचित पाठ संग्रह का क्या नाम है। यानी नीचे हुए दिए ऑप्शन में से कौन सा है जो कि मोहन राकेश का नाटक संग्रह है। तो ये उत्तर प्रदेश इनका नहीं है, पहला राजा इनका नहीं है, राजा हरिश्चंद्र नहीं है। तो आषाढ़ का दिन एक नाटक रचना है जो कि मोहन राकेश जी द्वारा रचित है। ठीक है, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। आगे देखिए, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। यानी जब मोहन राकेश जी बचपन में थे तो उनका बचपन का क्या नाम है। उनका बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश के बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी, ये विकल्प सही आंसर है। इस प्रश्न में देखिए, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। यानी जो नाटक रचने के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद स्थान किसका आता है। तो जयशंकर प्रसाद के बाद नाटक में आता है मोहन राकेश का ही स्थान आता है। आगे देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। तो मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। आगे देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है। तो यानी कि जो सिपाही की माँ कहानी है उसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा मतलब कि एक बहुत ही पतला व्यक्ति जो कि जिसे हड्डियों का ढांचा कहा जा सकता है वो कौन है। तो वो है दीनू कुम्हार। ठीक है, दीनू कुम्हार सिपाही की माँ कहानी में है जिसको हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कहा जाता है। सिपाही की माँ शीर्षक में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा किसे कहा जाता है। तो दीनू कुम्हार को। आगे देखिए, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के लेखक है। यानी कि प्रगीत और समाज जो शीर्षक निबंध है इसके लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक है हमारे नामवर सिंह। और नामवर सिंह का जन्म हुआ था जीयनपुर कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है। यानी कि जो आलोचना त्रैमासिक है, आलोचना त्रैमासिक, इसके प्रधान संपादक कौन है। इसके प्रधान संपादक है नामवर सिंह।
अगला प्रश्न है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे। यानी प्रगीत और समाज, ये इस पाठ में लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो इनके काव्य सिद्धांत थे प्रबंध काव्य। आगे देखिए, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। यानी जो जूठन पाठ है, जूठन पाठ में हेडमास्टर का क्या नाम है, जो कि लेखक से हर रोज झाड़ू लगवाया करता था, तो उसका हेडमास्टर का नाम है कलीराम। आगे देखिए, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। यानी कि दलित का जो साहित्य होता है उसके सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार किसने किया था, तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रकाश पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, इनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, तो 1993 में इसको मिला था, इनको मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 ईस्वी में। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। यानी कि जो हंसते हुए मेरा पल मल्यज की जो रचना है, किस विधा की रचना है, ललित निबंध, डायरी, लघु कथा, नाटक, तो इनकी ये डायरी लिखी हुई है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना, तो ये डायरी है। आगे देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किनकी रचना है। यानी कि जो जख्म पर धूल शीर्षक है, ये कविता किसकी रचना है, तो जख्म पर धूल मल्यज की रचना है। आगे देखिए, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। यानी कि जो हमारे लेखक है उदय प्रकाश, जिन्होंने तिरिच कहानी लिखा है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1952 ईस्वी में, और हुआ था इनका जन्म मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, पिताजी की अवस्था क्या थी। यानी कि जो पिताजी की उम्र थी, वो उम्र कितनी वर्ष थी, पिताजी की उम्र 55 वर्ष थी। आगे देखिए, तिरिच किस प्रकार की कहानी है। यानी तिरिच में क्या बताया जाता है, तिरिच में क्या दिखाया जाता है, तिरिच में जो आधुनिक युग की त्रासदी है वो दिखाई जाती है। आधुनिक त्रासदी कि किस तरह तिरिच काट लेता है, लेकिन तिरिच के काटने से भी ज़्यादा विशाल आजकल के शहर का वातावरण हो गया है, तो ये दिखाया गया है, आधुनिक त्रासदी दिखाया गया है। आगे देखिए, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। यानी कि जो शिक्षा है, शिक्षा शीर्षक जो पाठ है, इसके निबंधकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति, और जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में 12 मई 1895 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। यानी कि जो लॉर्ड बेटर एक अंग्रेज शास्त्री थे, उन्होंने किनमें यानी किसके अंदर विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, किसको विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो जो जे कृष्णमूर्ति है हमारे शिक्षा पाठ के लेखक, उनको लॉर्ड बेटर जो थे, इनको विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। 72 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। यानी कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। यानी कि लीड बेटर ने जे कृष्णमूर्ति को किस रूप में देखते थे, तो वो जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। अगला प्रश्न है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है। यानी कि जहाँ डर है वहाँ कोई भी छात्र या फिर कोई भी शिक्षक, कोई भी व्यक्ति वहाँ मेधा प्राप्त नहीं कर सकता है।
यह किस पाठ की उक्ति है, किस पाठ में आया है? तो ये आया है हमारे शिक्षा पाठ में, और इसके लेखक है जय कृष्णमूर्ति। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब हम डैश होंगे, यानी कि हम अपने जीवन में सत्य की खोज कब कर पाएंगे? जब हम स्वतंत्र होंगे, चिंतन होंगे, मनन होंगे, विचार होंगे। तो जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम सत्य की खोज कर पाएंगे। ठीक है, जब हम स्वतंत्र होंगे तभी हम अपने जीवन में सत्य की खोज कर पाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मलिक मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है? यानी कि जो करवक पाठ के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, वो किस प्रकार के कवि हैं? तो वो प्रेम मार्गी कवि। उनमें प्रेम की महिमा पाई जाती है, वो प्रेम के पीर कवि हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो मैंने आपको बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर कवि हैं। आगे देखिए, सुर सागर के कवि है, यानी कि जो सुर सागर एक रचना है, इसके कवि कौन है? सुर सागर के कवि कौन है? तो सुर सागर सूरदास की रचना है। निम्नांकित में से किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा कवि है जिसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है? तो सूरदास ऐसे कवि है जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। आगे है, सूरदास किस भाषा के कवि? यानी कि सूरदास की रचना जो है वो किस भाषा में की गई है? सूरदास की जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। वृंदावन बिहारी वाला भाषा जो होता है वही ब्रज भाषा। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है, तुलसी का बचपन का नाम क्या था? यानी कि तुलसीदास जब छोटे बच्चे थे, हम लोगों से भी छोटे, तो उस समय उनका नाम क्या था? तो उस समय उनका नाम था राम बोला। आगे देखिए, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? यानी कुल तुलसीदास जो है वो किस प्रकार के कवि है? तो तुलसीदास एक रहस्यवादी कवि है। उन्होंने एक रहस्य को सुलझाया है, इसलिए उनको कहा जाता है रहस्यवादी कवि। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण किन की रचना है? यानी कि बरवे रामायण जो है वो एक रचना का नाम है, एक पुस्तक का नाम। तो ये किन की रचना है? तो ये बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। बरवे रामायण विनय पत्रिका और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब तुलसीदास की ही रचना है। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में बताया गया है? यानी कि हमारा जो पाठ्य पुस्तक है दिगंत भाग 2, इसमें नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में बताया गया है? नाभादास की जो कविता है कवित नहीं, छप्पय। वो छप्पय में किन दो कवि की चर्चा है? तो छप्पय में सूरदास और कबीर जी की चर्चा है। ठीक है, आगे है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? यानी कि भगवान श्री कृष्ण को कौन कवि पूजते थे? तो जो सूरदास है वो भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे। अगला प्रश्न है, किस पाठ से यह उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौजी मैदान छोड़कर भागते हैं उन्हें गोली मार दी जाती है। तो ये जो कथन है हमारा, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकता है, कि वह अगर भागेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी, यह किस पाठ से उठाया गया है? तो ये लिया गया हमारे सिपाही की माँ कहानी से, जिसके लेखक है मोहन राकेश। आगे देखिए, तिरिश कहानी के कहानीकार है। यानी कि जो तिरिश कहानी है हमारे पुस्तक में दिया हुआ है,
तिरिस कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिस की कहानीकार है उदय प्रकाश, जो कि आप भली भांति जानते होंगे। आगे देखिए, शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंधकार है, यानी कि शिक्षा जो पाठ है इसके निबंधकार कौन है? शिक्षा के निबंधकार है जे कृष्ण मूर्ति। आगे देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ शीर्षक है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है? तो उसने कहा था पाठ चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है, यानी कि हमारे किताब में ऐसा कौन सा कहानी है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है? तो वो है पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान की द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? यानी कि जो हमारे पुस्तक में पाठ है प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें लोहा किसका प्रतीक बताया गया है? लोहा, इसमें लोहा कर्म का प्रतीक बताया गया है। आगे देखिए, रोज शीर्षक कहानी के लेखक है, यानी कि रोज कहानी के शीर्षक के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे है, प्यारे नन्हे बेटे को कवि कौन है? यानी कि प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कहानी है, कविता है, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। नहीं, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। विनोद कुमार शुक्ला 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गांव का घर कविता के रचयिता है, यानी कि गांव का घर जो कविता है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है ज्ञानेंद्र पति, और इनका जन्म हुआ था झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक है, यानी कि ओ सादा नीरा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? यानी कि एक लेख और एक पत्र जो कहानी है, कविता है, जो पत्र लिखा गया है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भगत सिंह, और ये भगत सिंह पत्र किसको लिखते हैं? तो ये सुखदेव को लिखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें यह जानना है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भगत सिंह जी। आगे देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, यानी कि हमारे पुस्तक में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है वो रचना कौन सी है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। आगे देखिए, अधिनायक कविता के कवि है, यानी कि हमारे जो किताब में दिया गया है अधिनायक, उसके कवि कौन है? उसके कवि है रघुवीर सहाय। आगे देखिए, पुत्र वियोग कविता के कवि, यानी कि जो पुत्र वियोग कविता है दिया हुआ है हमारे में, वो उसके कवि कौन है? तो उसके कवि है सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे प्रश्न है, लहना किस कहानी का पात्र है? यानी कि लहना सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि जायसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। आगे देखिए, प्रेमचंद किस काल के रचनाकार है? यानी कि जो प्रेमचंद है ये किस काल के रचनाकार है? तो प्रेमचंद भक्ति काल के रचनाकार है प्रेमचंद। अगले प्रश्न है,
नामवर सिंह द्वारा रचित लिखित प्रगीत और समाज क्या है? यानी कि नामवर सिंह ने जो लिखी है प्रगीत और समाज, ये क्या है? तो ये आलोचना है। समाज में आलोचना, जो भी प्रॉब्लम होती है उस पर आलोचना है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ये आलोचना है। आगे देखिए, कलर की मौत के लेखक कौन है? यानी कि कलर की मौत, इसके लेखक कौन है? कलर की मौत, तो कलर की मौत के लेखक हैं एंटोन चेखव। आगे देखिए, हार जीत कविता के रचनाकार कौन है? तो हार जीत के रचनाकार है अशोक वाजपेयी। ठीक है, हार जीत के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, पेशगी जो कि एक प्रतिपूर्ति से लिया गया है, तो पेशगी क्या है? तो पेशगी एक प्रतिपूर्ति है। देखिए, गालिब क्या है? गालिब पूछा जा रहा है हमारे से, गालिब क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं। गालिब हमारे पास दिया हुआ ये एक त्रिलोचन है। ठीक है, आंसर त्रिलोचन। आगे देखिए, सफ़ेद कबूतर किसकी रचना है? सफ़ेद कबूतर है निंग क्वांग थान की रचना है। इनकी रचना है, जो कि प्रतिपूर्ति से लिखा गया है, जो कि नहीं ही पूछता है, फिर भी हम एक बार देख लिया करेंगे। अगला प्रश्न है, छप्पय, यानी कि छप्पय जो रचना है, वो छप्पय किसकी रचना है? तो अब सब जानते हैं, छप्पय नाभादास की रचना है। आगे देखिए, सुरसागर के कवि है, यानी कि जो सुरसागर रचना है, ये सुरसागर किसकी रचना है? सुरसागर सूरदास की रचना है। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? यानी कि संपूर्ण क्रांति की रचना किसने की है? संपूर्ण क्रांति की रचना जयप्रकाश नारायण ने की है। अगला देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना बताई गई है हमारे यहाँ बातचीत, वो बातचीत क्या है? तो बातचीत एक ललित निबंध है। आगे देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था जो कहानी है, उसने कहा था कहानी में क्या दर्शाया गया है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, वात्सल्य प्रधान। तो उसने कहा था कहानी जो है ये कर्म प्रधान है। लहणा सिंह के इसमें कर्म को बताया गया है कि वह किसी से प्रेम शादी, उसकी प्रेम से शादी नहीं हुई, फिर भी वो अपना प्रेम को निभाते रहा। आगे देखिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? यानी तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। आगे देखिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? यानी कि तुलसीदास जो थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। आगे देखिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं? यानी कि जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी है, वो हिंदी के कैसे कवि हैं? तो देखिए, वो हिंदी के जातीय कवि है। हिंदी के वो जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है? तो हिंदी के जातीय कवि है। आगे देखिए, गीतावली किसकी रचना है? यानी कि जो गीतावली पाठ है, गीतावली जो मतलब तुलसीदास की रचना है गीतावली, तो गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली तुलसीदास की रचना है। आगे देखिए, नावादास का काव्य रचना क्षेत्र है, यानी कि नावादास ने अपना काव्य का रचना क्षेत्र कौन सा रखा था? नावादास कहाँ जाकर काव्य की रचना करते थे?
तो नावादास वृंदावन जाकर काव्य की रचना करते थे। आगे देखिए, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जिसकी रचना है उसका नाम है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल है नाभादास की रचना है। ठीक है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है। आगे देखिए, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो जो नाभादास के दीक्षा गुरु थे ना, वो थे स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु। तो इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, 50 से लेकर के 120 तक। ये 50 से 120 तक। तो ये आपका इस वीडियो में 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। अगर आपने 50 से पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपसे मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर ले, या फिर मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।